मीर सब दिन कुछ देर कबल ही मौसम अली शाह और उर्श की शादी की खबर मिली थी। वो रात ही वीकेंड पर रानी और नगीन को लेकर घर गांव पहुंचा था। उर्श, तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। काश तुमसे शादी का फैसला मैंने इतनी जल्दीबाजी में न किया होता। करब से सोचते ऐसे अपनी आंखें बंद कर ली। एकदम इसका दिल हर चीज से उजाड़ हो गया था। अदा सब दिन आप चाय पियेंगे। वो लिविंग रूम में सोफे के पुश पर से सर टिकाए ख्यालों की दुनिया में गुमता। किचन में जाते हुए नगीन की नज़र इस पे पड़ी तो वो बिना पूछे बिना ना रह सकी। इसे भी रात गाँव पहुंचते मौजम शाह की शादी की खबर मिल चुकी थी और उसे सब दिन की वाबस्ती का जिक्र भी वो कई बार आने के मुंह से सुन चुकी थी। इसलिए मीर सब दिन की हालत का अंदाज़ा था। हूँ, नहीं मुझे तलब नहीं, थैंक्स। उसने चौंक कर आंखें खोली और सामने से आती फ़ायज़ा बेगम पर निगाह बाड़ी तो उठ खड़ा हुआ। मीर सब दिन तुम यहाँ बैठे, तुम्हें भी जल्दी उठने की आदत है। भाई हमारी हवेली में तो सुबह 12 बजे के बाद ही होती है। वो क्या है ना, मीर सजावल ज़रा देर से उठने का आदी है। वैसे हाथ से बैठने का इशारा करते हुए वो सामने वाले सोफ़ा पर बैठ गई। ए छोकरी, यहाँ खड़ी क्या हमारी बातें सुन रही? चल दफ़ा हो। मीर सब दिन तुम लोगों ने भी बहुत मुँह लगा लिया। इसे इन कमज़ातों को ज़रा ढील दो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं। फिर फ़ायज़ा बेगम ने नगीन को दुकान पुचकारने के साथ लगे हाथों मीर सद्दीन को भी लपेट लिया। नगीन खुले आम बेइज्जती पर आंखों में आई नमी लिए फ़ौरन ही वहाँ से भाग गई। मीर सद्दीन को फ़ायदा बेगम का यूँ नगीन को बेइज्जत करना सख्त नावार गुज़रा, मगर वो ज़ब्त करते हुए पहलू बदल कर रह गई। मेरी तबीयत रात कुछ बेहतर नहीं थी, इसलिए तुम लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। रानी भी शायद अभी तक सो रही है, जाग रही है। हम सबकी सुबह ज़रा जल्दी हो जाती है। मीर सब्ज़ी ने इन्हीं के अंदाज़ में जताया। वो भला कब पीछे रहने वालों में से था। मीर सब्ज़ी रानी के बारे अदा गन सफ़र और तुमने क्या सोचा है? फ़ायज़ा बेगम जल्दी मतलब की बात पर आ गई थी कि किस बारे में? इसकी शादी के बारे में। माशाल्लाह समझदार है, लिखी पढ़ी है। इसकी शादी नहीं करनी क्या? लड़कियों की शादी वक्त पर ही हो जानी चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें भी इसकी फ़िक्र है। डैडी ने एक दो जगह इस रिश्ते की बात चलाई है। इसने संजीदगी से ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। वो बमुश्किल फ़ायज़ा के सवालों के जवाब दे रहा था, वगरना इस वक्त वो जिस ज़हनी दियत में मुब्तला था, इसमें फ़ायज़ा बेगम की गुफ्तगू इसके सर पर हथौड़े बरसा रही थी। रानिया के लिए मीर सजावत से बेहतर रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बहुत जल्द मैं और तुम्हारे चाचा साईं रिश्ता लेकर अदागन सफ़र के पास जाने वाले हैं। फ़ायज़ा बेगम ने इसके सर पर धमाका कर दिया। मीर सजावल जैसे बिगड़े हुए और खुदसर इंसान रानिया का कोई जोड़ नहीं बनता। फ़ायज़ा बेगम की बात ने इसका दिमाग घुमा दिया। मगर मैं रानिया के लिए लड़का पसंद कर चुका हूँ। बहुत जल्द हम ये रिश्ता फ़ाइनल करने वाले हैं। इसने ज़ब्त की इंतहा पर पहुँचकर फ़ायज़ा बेगम को साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। क्यों, मेरे सजावल में क्या कमी है जो तुम लोगों ने लड़की बाहर देने का फ़ैसला खुद ही कर लिया? इतनी बड़ी जागीर का अकलौता वारिस है मेरा बेटा। फ़ायज़ा बेगम ने तकफ़्फ़ुर से कहा। मैं मानता हूँ मीर सजावल बहुत बड़ी जागीर का अकलौता वारिस है, मगर इसमें अखलाकियात की बहुत बड़ी कमी है। आपके बिगड़े रईसज़ादे के हाथ में मैं अपनी रानिया का हाथ कभी नहीं दूँगा। मीर सद्दीन ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए तहम्मुल से फैसलाकुन अंदाज़ में जवाब दिया। इसके बाद वो वहाँ रुका नहीं था, लंबे टक भरता हुआ फ़ौरन लिविंग रूम छोड़ गया। इसकी इस कदर साफ़गोई पर फ़ायज़ा बेगम का मुँह खुला रह गया। फिर एकदम होश में आकर वो तनलाते हुए कदरे बुलंद आवाज़ में बोलने लगी, मेरी बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक लड़कियों का घराना पड़ा है जो मीर सजावल अपना दामाद बनाने के लिए हाथ-पैर जोड़ने के लिए भी तैयार हैं। हूँ, है क्या? इस चटाक भर की रानिया में मैं तो इसलिए कह रही थी घर की लड़की घर में ही रह जाएगी। दरहकीकत वो कहना चाहती थी घर की दौलत घर में ही रह जाएगी, मगर कह नहीं सकती थी। मिस सबरीन को उनकी आवाज़ ऊपर कमरे में पहुँचने तक सुनाई दी थी, मगर इसने कमरे में दाखिल होकर खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। उर्श की शादी की खबर ने वैसे इसका दिल बुझल कर दिया था। अब आप फ़ायज़ा बेगम की बातें वो मज़ीद मुस्तरबिक हो गया था। इसे टाइट टेबल से गुलदान उठाकर दीवार पर मारना चाहा, मगर फिर न जाने क्या सोचकर वापस रख दिया। फ़ायज़ा बेगम सोफ़े पे बैठी मुस्तकिल बड़बड़ा रही थी जब मीर सजावट नक्सत से तैयार हुआ डार्क ब्राउन शलवार सूट में मलबूस फ्रेश मूड में अंदर दाखिल हुआ। मीर सजावल आ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो, नाश्ता लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। नगीन, ज़हरा, हाजरा कहाँ मर गईं सबकी सब? उन्होंने बुलंद आवाज़ में मुलाज़िमों को पुकारा। जी बड़ी बी। ज़हरा गिरती पड़ती इनके पास पहुँची और हाथ बांध कर खड़ी हो गई। जल्दी से नाश्ता लगाओ, कहाँ मरी रहती हो? मेरे सजावल तैयार भी हो गया है और तुम में से किसी को होश ही नहीं कि इसके लिए नाश्ता तैयार करना है। वो बुरी तरह मुलाज़िमा पर बरस रही थी। अब्बा कूल हो जाएँ, मुझे अभी भूख भी नहीं है। आप ये बताएँ सुबह-सुबह इतनी गर्म क्यों हो रही हैं? बाबा साईं से झगड़ा हुआ है क्या? वो माँ की इतनी फ़िक्र और प्यार पर इनके गाल चूमता हुआ गोया हुआ। इनसे क्या झगड़ा होना है? वो घर में ही रहेंगे तो झगड़ा होगा ना। 6 बजे तो शहर के लिए रवाना हो गए थे। वो पूरा समूह बनाकर बोली। मीर सब्री ने इसके रिश्ते पर होने वाली बीमारी वो अक्सर छुपा गई थी। मीर सवाजम हमसे मुस्कुराया, एक हाथ माँ के शाने पे रख के दूसरे हाथ से मोबाइल यूज़ करते हुए स्क्रीन पर नज़र दौड़ा रहा था। मेरी सही बस बहुत मनमानी कर ली, मौज-मस्ती कर ली तुमने। अब मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चे खिलाना चाहती हूँ। वो कहती अंदाज़ में कह रही थी क्योंकि हर बार मेरा इन्हें ज़िक्र पर टाल देता था। अब मैं भी यही चाहता हूँ, आप तैयारी करें, शुरू कर दें।
इसने संजीदगी से पुरजोश अंदाज में कहा। दिलो दिमाग पर एक पल में घबराई शर्माई सी जरदाश्त छा गई थी। इसकी सोच के रंग इसके खूबसूरत चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे। तुम सच कह रहे हो, बेयकीनी से बोली हूँ। मीर सजावल ने हंगारा भरा। अब देखना कैसी सोनी दुल्हन ढूंढ कर लाती हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे चलने वालों का मुंह काला हो जाएगा। वो मीर सब्जी के कमरे की तरफ निगाह करते हुए बोली। मीर का कहमा बेसाख्ता था। अच्छा कौन चलता है मुझसे, इसने मजा लेते हुए इस्तफसार किया। सभी चलते मेरे शहजादे से। छोड़ो तुम ये बताओ कैसी दुल्हन चाहिए तुम्हें, वो बड़े शौक से पूछ रही थी। अम्मा दुल्हन तो मैंने ढूंढ लिया, और वो भी इतनी सोनी कि इसकी जैसी पूरे गांव तो क्या शहर में भी कोई नहीं। इसकी आंखों में जरताश का दिलकश अश्क चल झिलमिला रहा था। है क्या वो इसी गांव की है, मगर गांव में ऐसी लड़की ऐसा घर तो मेरी नजर से नहीं गुजरा। वो होठों पे उंगली रखे पुरजोर अंदाज में कह रही थी। अम्मा कैसे गुजरेगी आपके पास मीर सजावल वाली नजर जो नहीं है, वो शरारतन बोला। नाम बताओ मुझे, मैं इनके घर जाऊं देखूं तो सही। चली जाएगा मगर अभी नहीं, कुछ दिन बाद जब मैं आपको जाने के लिए कहूंगा, वो संजीदगी से कहते हुए उठ गया। फ़ायज़ा बेगम सर हिलाकर रह गईं। मीर की किसी भी बात से वो इनकार नहीं करती थीं। अम्मा अगर मैं कहूँ कि अब मैं भी शादी के लिए सीरियसली सोच रहा हूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मखदूम शाह ने रुखसाना बेगम के दोनों हाथों अपने हाथ में थाम कर कहा। मखदूम शाह रुखसाना बेगम की गोद में सर रखे लेटा हुआ था। जब भी वो फ्री होता यूं ही सारा दिन माँ के घुटने से लगा रहता। रुखसाना बेगम ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। मखदूम शाह तुम सच कह रहे हो, तुम शादी के लिए तैयार हो? रुखसाना ने बेयकीनी से गोया हुई। मौज़म शाह की शादी के फौरन बाद मखदूम शाह के मुँह से ये बात सुनकर इनको दोगुनी खुशी हुई थी। जी अम्मा मैंने लड़की भी पसंद कर ली है। हो सकता है आपको इसके बारे में सुनकर कुछ अजीब लगे, मगर मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। इसे तंबीर बांधी। शाह मैं तो इस बात पर भी राज़ी हूँ कि तुम दोनों के घर में मेरी ज़िंदगी में बस ही जाए और मैं दोनों की खुशी अपनी आँखों से देखूँ। मौज़म शाह की तरफ से तो मैं अब मुतमईन नहीं, न जाने इसके दिल में क्या है, मगर तुम पर मैं अपना थोड़ा बहुत हक़ समझती हूँ क्योंकि तुम इससे और अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हो। ज़ैनब के निकाह के बाद अब इस घर ने रूश की सूरत में खुशी देखी है। मेरी आँखें तरस रही थी तुम दोनों की शादी और बच्चों की किलकिलारियाँ आवाज़ सुनने के लिए। रुखसाना बेगम कहते हुए आबिदा हो गईं। अम्मा आपका थोड़ा-सा नहीं पूरा-पूरा हक़ है मुझ पर, और पहले मैं अपनी स्टडीज़ की वज़ह से आपकी ख्वाहिश रद्द किए हुआ था, मगर अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं जो मैं अपनी प्यारी सी माँ को दुखी रखूँ, इसलिए कहते हुए रुखसाना के गले में बाहें डाल दी। अच्छा फिर जल्दी से बताओ कौन है वो लड़की, मैं आज ही तुम्हारे बाबा से बात करूँगी ताकि हम जल्दी इसके घर जा सकें। रुखसाना काफ़ी बेसब्री हो रही थी। खैर अम्मा इतनी जल्दी तो आप नहीं जा सकती, इस सब में अभी कुछ वक़्त दरकार है, मगर मुझे रब पर पूरा यकीन है वो कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। मखदूम शाह भला ऐसा भी क्या है जो तुम इस तरह कह रहे हो? रुखसाना कुछ उलझ सी गई। अम्मा रानिया दरअसल मीर गंजफ़र अली की बेटी है जिनका इलाज करने पर मुअज़्ज़म शाह ने मुझसे झगड़ा किया था। इसी दिन पहली बार रानिया से मेरी मुलाकात हुई थी। मखदूम शाह ने थोड़ा झिझकते हुए माँ को तफ़सील बताई। मखदूम शाह तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, जिस ख़ानदान से तुम्हारे बाप और भाई को खुदा वास्ते का बैर है, जिनसे हमारा हर रिश्ता और ताल्लुक़ बरसों पहले ख़त्म हो चुका है। दोनों ख़ानदान हर पल एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं। बाबा तुम्हारा रिश्ता इस घर में ले जाने के लिए राज़ी हो जाएँगे? तुमने सोच भी कैसे लिया? अम्मा प्लीज़ काम डाउन, अल्लाह चाहे कि हर काम में मसलियत होती है। क्या मालूम ये रिश्ता बरसों से चली आ रही दुश्मनी का ख़ात्मा कर दे और पहले की तरह सब एक सा हो जाए। मखदूम शाह ऐसा कभी नहीं होगा। जिस दुश्मनी को सफदर शाह ने अपने खून से सींचा है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने देंगे। आज भी वैसे शाह की याद में पहली रात की तरह तड़पते हैं। रुखसाना बेगम ने हत्या अलमकान की कोशिश की थी या मखदूम शाह के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की। अम्मा आप रिलैक्स हो जाएं, हम इस टॉपिक पे किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इसने माँ के हाथ थपथपाया। रुखसाना बेगम के चेहरे की बदलती हुई रंगत ने इसे टॉपिक चेंज करने पर मजबूर कर दिया था। रानी क्लास लेकर फ्री हुई तो अपनी क्लास फेलो के साथ कैफेटेरिया में चली आई। इसे चाय की शदीद तलब हो रही थी। एक सिप लेते इसके मोबाइल पर कॉल आ गई। कब रकस ने अथल पथल होते दिल के साथ कॉल रिसीव की। हेलो रानिया कैसी हैं आप? मखदूम शाह ने कॉल अटेंड करते हुए इस्तफसार किया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रानिया ने झिझकते हुए पूछा। मी टू, इस वक्त आप कहाँ हैं? मखदूम शाह ने मुख्तसर कहा पे सवाल किया। वो मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? रानिया ने कुछ अटकते हुए हैरानी से पूछा। रानिया इस दिन मैंने आपसे कहा था मैं दोबारा कॉल करूँगा, मगर हालात कुछ ऐसे हुए थे कि मैं बात नहीं कर सका, मगर आज मुझे आपसे लाज़मी बात करनी है। क्या आप थोड़ा-सा वक़्त टाइम निकाल कर मुझसे मिल सकती हैं? अब मैं आपसे फ़ेस टू फ़ेस बात करना चाहता हूँ। मखदूम शाह ने संजीदगी से कहा, मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ, आपसे कैसे मिल सकती हूँ? रानिया ने उलझते हुए जवाबन कहा, आप इजाज़त दें तो मैं कुछ देर में आपको यूनिवर्सिटी से पिक कर लेता हूँ। मखदूम शाह ने पुरअमीद लहजे में इजाज़त तलब की, मगर दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी छा गई। रानिया आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। मखदूम शाह ने इसकी खामोशी की वजह महसूस कर ली थी। डॉक्टर मखदूम शाह, मैं भाई और डैडी की इजाज़त के बगैर कहीं भी नहीं जाती और अभी भी ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है, इसलिए मैं नहीं मिल सकती। रानी ने साहब को इससे काम लेते हुए मिलने से माजूरी ज़ाहिर कर दी। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में मुलाकात कर सकती हैं, मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। कम से कम इस पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।
ओके, 1 घंटे तक मैं फ्री हो जाऊँगी, आप कितनी देर में यहाँ पहुँच जाएँगे? रानी ने सोचते हुए इसे इजाज़त दे दी। आपके फ्री होने तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मखदूम शाह ने रेस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए कहा। रानी फ़ोन बंद कर मुसलसल यही सोच रही थी, आखिर मखदूम शाह ये सब कुछ क्यों करना चाहता है, जबकि वो दोनों ख़ानदान के माबीन ताल्लुकात से भी वाकिफ़ है। इसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। मीर साईं बड़ी अहम खबर लेकर आए हो, अगर इजाज़त दें तो अर्ज़ करूँ। साजिद ने फूली सांसों के दरमियान जुमला मुकम्मल किया। मीर सजावल ब्लैक सूट में मलबूस नफासत से बाल बनाए डार्क ग्लासेस के साथ इस खूबसूरत मौसम का हिस्सा लग रहा था। इसने कार में खड़े अपने अजीज़ जान घोड़े की पुश पर हाथ फेरते हुए बेसाख्ता नज़र उठाकर इसे देखा। इसी वक्त साजिद की मदाखलत इसे नागवार गुजरी थी। पेशानी पर ढेरों बल पड़ गए थे, मगर अहम खबर के जिक्र ने थोड़ा सा तजस्सुस पैदा किया तो साजिद की खैर हो गई। कहो, मीर ने मुख्तसर कहा। खबर मिली है मौज़म शाह 1 हफ़्ते बाद बैरून मुल्क जा रहा है। इसकी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की है, जिसके लिए वो रात 12 बजे शहर के लिए रवाना होगा। साजिद ने कहते हुए दाँत तलब नज़रों से इसकी तरफ देखा। आखिर वो मिर्ज़ा जवाल के मतलब की खबर लाया था। मिर्ज़ा जावल घोड़े की गर्दन और सर हिलाते हुए बज़ाहिर बेनियाज़ सा बना। वो बख़ूर साजिद को सुन रहा था। यकदम चौंक कर साजिद की तरफ देखा। खबर पक्की है, इसने तस्सार किया। बिल्कुल साइंस ऑफ वैसे पक्की है, गलत निकली तो जो चोर की सज़ा वो मेरी। साजिद ने पूरे वसूख से कहा। इसके पुरअतमाद अंदाज़ पर मिर्ज़ा जावल ने यकीन करते हुए हंगारा भरा। वो खबर तो वाक़ई है। मीर के चेहरे पे दिलकश मगर ख़तरनाक सी मुस्कुराहट फैल गई। साजिद, तुम ज़बरदस्त बंदोबस्त करने की तैयारी करो। इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मुअज़्ज़म शाह रात में शहर तक का सफ़र बहुत कम करता है। इस पर अटैक करने का यही सही वक्त रहेगा। और हाँ, जब वो गाँव की हुदूद से बाहर निकल जाए, जो हमला इसी वक्त करना, ताकि इसे दूर-दूर तक मदद ना मिल सके। वो बला ताख़िर प्लान तरतीब दे रहा था। मैं अब इसे थोड़ी-सी भी मोहलत नहीं देना चाहता। अपने बंदे को ये सब बातें अच्छी तरह समझा देना। अगर तुम्हारी तरफ से इस काम में ज़रा-सी भी लापरवाही हुई, वो ज़िंदा बच गया तो मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। मिर्ज़ा जावल ने उँगली उठाकर इसे तंबिया किया। साजिद, जो बखूबी से सुन रहा था, आखिरी बात पे हड़बड़ा कर मीर की तरफ देखा और सर हिलाने लगा। ये मौका मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। और देखो, इस काम के लिए गाँव से बाहर के बंदों का इंतज़ाम करो, जो माहिर एक्सपर्ट हों, जिसका निशाना कभी ना चौका हो, जिन्हें अपने काम में महारत हासिल हो, किसी भी किस्म की सिचुएशन हैंडल कर सकें। मौज़म शाह के गार्ड्स का भरपूर मुकाबला करें। ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि वो किस सिलसिले में जा रहा है, अकेला है या कोई और भी इसके साथ जाएगा। मीर घबराता से हिदायत दे रहा था, जो साजिद पूरे हमाक से ज़हन नशीन कर रहा था। साईं, मैं देखता हूँ ये तो आराम से पता चल जाएगा वो क्यों जा रहा है, और आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। ऐसे ही कुछ बंदे मेरी नज़र में जो आपको ज़रूर खुश करेंगे। मैं कल ही इनको गाँव बुलाकर आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। साजिद ने इसे मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की। मीर सजावल ने हाथ के इशारे से इसे खामोश करवा दिया। सुबह जो काम तुम्हें दिया था, इसका क्या बना? मीर सजावल अब अपने घोड़े को राइडिंग के लिए कोरल से बाहर निकाल रहा था। जी सैय्यद, आपका पैगाम बीबी तक पहुँचा दिया है। साजिद के मुँह से ज़रताश का नाम निकलते-निकलते रह गया था, जिस पर वो दिल ही दिल में शुक्र मनाने लगा, वरना मीर ने इसकी ज़बान खींच लेनी थी। एक बार पहले भी वो इसी गलती पर मीर के हाथों बुरी तरह पिट चुका था। मीर ने हंकारा भरा, फिर एक जिस्म घोड़े पे सवार हो गया। आँखों पर डार्क ग्लासेस चढ़ाए, घनी मूंछों, कदरे बढ़ी हुई शेप में वो किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। ज़रदाद से मिलने का वक़्त इसने शाम 4 बजे तय किया था, और अभी दिन के 12 बजे थे। बाकी 4 घंटे का तवील इंतज़ार इसे इंतहाई सब्र आज़मा लग रहा था, मगर आज के सुहाने मौसम में इसके दिल ने शाम में ही मुलाकात की ख्वाहिश की थी। इसलिए बड़ी बेसब्री से वक़्त गुज़ारने की कोशिश कर रहा था, वरना वो सुबह सवेरे ज़रताज की दीद से सैराब हो जाता। लेकिन आज वो ज़रताज के साथ भरपूर तरीके से मौसम एन्जॉय करना चाहता था, यूँ मजबूरन खुद पर जबर किए हुए था। मौज़म शाह पिछले 15 मिनट से वॉशरूम में बंद शावर ले रहा था, और उर्वशी इसके बेदार होने से पहले ही फ्रेश होकर बैठ गई थी। पूरी रात इसके लिए परेशान होने के बावजूद शाह ने उठने के बाद इससे मौज़रत करना तो दूर, एक निगाह गलत भी इसके चेहरे पर नहीं डाली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर इसने चेहरे पर उभर आने वाले ज़ख्मों पर उंगलियां फेरी तो बेख्तियार से रोना आ गया। आंसुओं का गोला इसके हलक में अटकने लगा। इसके चेहरे के साथ में खालाजान का सामना कैसे करूँगी, इन्हें कितना दुख होगा, मगर एक ही घर में रहते हुए छुपाया भी तो नहीं जा सकता। इसने बेबसी से सोचा, या अल्लाह, आपने मुझे किस आज़माइश में डाला है? मैं इस काबिल नहीं कि आज़माई जाऊँ। मुझे नाकर्दा गुनाह की सज़ा मिल रही है। प्लीज़ शाह के दिल में मेरे लिए रहम पैदा करें। इसने रोते हुए दुआ मांगी और आंसू साफ़ करते हुए दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आई। शाह के लिए कपड़े वो पहले ही निकाल चुकी थी, और नाश्ते के मुतालिक शाह ने कोई फरमान जारी नहीं किया था, जिसका मतलब है वो नाश्ता सबके साथ डाइनिंग रूम में ही करेगा। उर्वशी सर पे दुपट्टा जमाए सुस्त कदमों से चलते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, और धीमी से लहजे में सलाम करके एक चेयर घिसट कर बैठ गई। मखदूम शाह, ज़ैनब और रुखसाना बेगम ने बेवक्त सलाम का जवाब दिया, जो पहले से वहाँ मौजूद थे।
रुखसाना बेगम ने वल्हाना इसकी तरफ देखा, मगर इसका सता हुआ चेहरा और गालों पर ताज़ा तरीन उंगलियों के निशान देखकर हकदक रह गई। इनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। चलना में वो हैरत और समझ से कुछ बोल ही ना सकी। मखदूम शाह की आंखों में भी तासुफ की लहरें उभरी थी। इसे मौजम शाह पे सख्त गुस्सा आ रहा था। जैनब रुशाह के बराबर वाली चेयर पर बैठी थी, नरमी से इसके सर पर हाथ फेरने लगी। रूह, ये सब कैसे हुआ? क्यों मारा इसने तुम्हें? किस बात पे लड़ाई हुई है तुम दोनों की? रुखसाना बेगम के लहजे में गुस्सा नुमाया था, मगर आवाज़ निहायत कमज़ोर थी। खालाजान दरअसल में वॉशरूम में गिर गई थी, जिसकी वजह से चोट लग गई। उन्होंने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई। उर्विश ने ठहर ठहर कर नाश्ता झूठी बात बनाई, क्योंकि अगर वो सच बोलती तो लड़ाई की वजह भी बतानी पड़ती। उर्विश बेटा, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ सब किसने किया है। मेरे होते हुए तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो इस तरह मेरी मौजूदगी में तुम पर जुल्म नहीं कर सकता। बताओ क्यों मारा इसने तुम्हें? उन्होंने नरमी और प्यार से इसकी हिम्मत बांधनी चाहिए। अम्मा, आपको इससे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। अब वो आपकी भांजी नहीं, मेरी बीवी है, और मैं अपनी बीवी के साथ जो मर्जी करूँ। मुझे टोकने का हक किसी को नहीं है। उर्विश ज़बरदस्त का शिकार थी जब मुअज्जम शाह ने डाइनिंग रूम में कदम रखा और गंभीर लहजे में संजीदगी से कहते हुए उर्विश के ऐन सामने वाली चेयर घिसट कर बैठ गया। पूरा हक है मेरा कि मैं उर्विश पर की गई तुम्हारी ज़्यादतियों का जवाब तलब करूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पर हाथ उठाने की? ऐसा क्या कर दिया इसने जो तुमने इसे वहशियों की तरह पीटा है? रुखसाना कदमनाक लहजे में पूछ रही थी। पहली बात तो ये है कि ये मेरा और मेरी बीवी का पर्सनल मैटर है। मैं किसी को भी इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं दूँगा। दूसरी बात, कुछ तो ऐसा किया होगा इसने जो मुझे मुश्तइल कर गया। इसने आहिस्तगी से कहते हुए नज़रें उर्विश के चेहरे पे गाड़ दी। उर्विश ने सटपटा कर नज़रें झुका लीं। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा शाह? तुम क्या समझते हो तुम मेरी बच्ची पे यूँ ज़ुल्म करोगे? मैं चुप रहूँगी? सड़क से उठाकर नहीं लाई हूँ तुम इसे। भांजी है वो मेरी। आइंदा अगर तुमने इस पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 मिनट उर्विश को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूँगी, समझे तुम? इसमें भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे बाप ने ज़िंदगी भर बीवी को पाँव की जूती समझा है। तुम इनसे मुख्तलिफ सोच कैसे रख सकते हो? बरहमी से कहते हुए उन्होंने मुँह फेर लिया। ये रुखसाना शाही थी जो इस पर गरज बरस रही थी, वरना वो तो किसी की ऊँची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं करता था। मगर अब लब पीछे खामोशी से सुन रहा था। माँ बेटे की तकरार में मखदूम शाह और ज़ैनब खामोशी तमाशाई बने हुए थे। उठो, तुम कमरे में जाओ। खबरदार, जो तुमने अगर मेरी इजाज़त के बगैर कमरे से कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। शाह उंगली से उर्विश को ऊपर जाने का इशारा करते हुए दहाड़ा। रुखसाना बेगम से मिलने वाली ज़िल्लत की भड़ास इसने उर्विश पर निकाली। उर्विश बदहवास होकर फ़ौरन ही अपनी जगह छोड़कर खड़ी हुई। चेयर पीछे धकेल कर तो तकरीबन भागते हुए डाइनिंग रूम का दरवाज़ा उबूर कर गई। शाह, ये क्या हरकत है? इसने अभी नाश्ता भी नहीं किया था। रुखसाना बेगम ने अफ़सोस से जाते हुए देखा। अम्मा, एक दिन नाश्ता नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी। वो संजीदगी से कहते हुए हाथ में पकड़ा चाय का कप टेबल पर रखकर चेयर धकेल कर खड़ा हो गया। मखदूम शाह ने मलामत भरी नज़र मुअज़्ज़म शाह के बेतासुर चेहरे पर डाली। रुखसाना बेगम अपना सर थाम लिया। डाइनिंग रूम से निकलकर वो मर्दाने की तरफ जा रहा था। मुलाज़िम पर नज़र पड़ी तो इसे आवाज़ देकर रोक कर लिया। नसरीन, जी शाह साईं। मुलाज़िमा पलक झपकते में इस तक पहुँची और सर झुकाकर मुअद्दबाना खड़ी हो गई। नाश्ते की ट्रे तैयार करो, ऊपर मेरे रूम में पहुँचा दो, हरी अप। मुलाज़िमा को हुक्म देकर उसने मर्दाने में जाने के बजाय लॉन का रुख किया। मुलाज़िमा सर हिलाकर किचन की तरफ चल पड़ी। मौसम सुबह से बेहद खूबसूरत था। पूरा आसमान अब्र आलूद हो रहा था। हल्की-फुल्की फुहार बरस रही थी जो वफ़े से धुआँधार बारिश में बदल जाती। और भला ये कैसे मुमकिन था? कितने हसीन मौसम में मीर सजावल को ज़रताश की याद न सताए, दिल इससे मुलाकात के लिए ना मचले। हिज़्ब तवक्को मीर का पैगाम इसे स्कूल में ही मिल चुका था कि शाम 4 बजे शहर जाने वाली सड़क किनारों से वो इसका इंतज़ार करेगा। साथ हुक्म भी था, धमकी भी थी कि किसी भी तरह ज़रताश इससे मिलने के लिए पहुँचे, वरना वो खुद आ जाएगा। इसकी ये धमकी कारगर साबित हुई। अब ज़रताश काफ़ी देर से सैर में बैठी बेचैनी से पहलू पर पहलू बदल रही थी और माँ को मौसम के पकवान बनाते हुए देख रही थी। ज़रताश आज आराम नहीं करेगी, आज तो बारिश की वजह से बच्चे भी पढ़ने नहीं आएँगे। इसकी माँ ने इस वक़्त बैठे हुए देखा तो टोकना ज़रूर समझा, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो पूरी दोपहर सोकर गुज़ारती थी। पता नहीं क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही, शायद आपके पकौड़ों की खुशबू की वजह से। ज़रताश ने खनकती हुई आवाज़ में हँसते हुए माँ से कहा। यकदम ही इसको मीर से मिलने जाने का बहाना मिल गया। अम्मा, मैं ये पकोड़े नाज़ के घर ले जाऊँ? इसे आपके हाथ के पकोड़े बहुत पसंद हैं। वो अक्सर मुझसे कहती रहती कि अम्मा जब पकोड़े बनाएँ तो मुझे ज़रूर खिलाना। इसने बात बनाई है, इसने कब खाए? इसकी माँ झपटे हुए बोली। इसने एक बार खाए थे बरसात में, आपको याद नहीं? बहुत पुरानी बात है। ज़रताश झट से बोली। अच्छा ठीक है, ले जाए, मैं प्लास्टिक की थैली में बाँध देती हूँ ताकि भीग ना जाएँ। वो कहते हुए शॉपर ढूँढने लगी। ज़रताश कमरे में भाग गई। जल्दी से आईने में देखकर बाल सँवारे, आँखों में काजल डालने से इसका हुस्न दो आश्ता हो जाता था। इसे खुद को नुमाया करने के लिए किसी भी किस्म के मेकअप या कीमती कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सादगी में भी जहाँ जाती छा जाती थी। वो बाहर निकली तो माँ ने इसे शॉपर थमाया, संभल कर जाने की ताकीद कर अपने काम में मगन हो गई।
ज़रदार ने सर हिलाकर माँ को खुदाफिज़ कहते हुए घर से बाहर निकल आई। शॉपर को चादर के पल्लू में दबाए वो घर से निकलकर चोर नज़रों से इधर-उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। बारिश की वजह से गलियाँ कतरी सुनसान पड़ी थीं। शहर की तरफ जाने वाली सड़क का रास्ता इसके घर से काफ़ी दूर था, मगर अच्छा खासा रास्ता वो तेज़ कदमों के साथ तय कर चुकी थी। सड़क भी दूर से ही दिखाई देने लगी थी। जब सामने से आती हुई मुअज़्ज़म शाह की गाड़ी पर इसकी नज़र पड़ी और ज़रदाश्त के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। इसका दिल धक से रह गया था। रानिया का कैफ़ेटेरिया के बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। जब इसकी नज़र सामने से आते हुए मखदूम शाह पे पड़ी, वो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए खड़ी हो गई। हेलो, आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? मखदूम शाह ने नज़दीक पहुँचने पर सवाल किया। नहीं, क्योंकि आप वक्त से पहले ही पहुँच गए हैं। रानिया धीमे से मुस्कुराई। क्योंकि मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मखदूम शाह बरजस्ता बोला। रानी सर झुकाकर अपने पैरों को देखते उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। रानी, आपने माइंड तो नहीं किया? मैंने आपसे मिलने के लिए इसरार किया, इसने झिझकते हुए पूछा। माइंड मैं तब करती जब आप बाहर मिलने पर इसरार करते। आप मेरे लिए अजनबी नहीं है, मगर फिर मैं अपने पेरेंट्स के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। आई होप आपने भी माइंड नहीं किया होगा। रानिया ने साफ गोई से कहा। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। मखदूम शाह ने इसे सराहते हुए तनबीह बांधी। रानिया, आपके लिए मेरी पसंदगी अब छुपी हुई तो नहीं है, मगर मैं फिर भी मीरसफदीन से बात करने से पहले आपकी रजामंदी चाहता हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अपनी फैमिली को आपके घर भेजना चाहता हूँ, मगर आपकी मुकम्मल रजामंदी के बाद। मखदूम शाह धीमे लहजे में अपनी बात मुकम्मल कर गया और रानिया बुरी तरह छिप गई। इसे मखदूम शाह से इस कदर बेतकल्लुफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मखदूम शाह दिलचस्पी से इसके बदलते तासुरात देख रहा था। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो काफ़ी घबरा गई थी। कदरे तवक़्क़ुफ़ से बामुश्किल बोली। मखदूम शाह बेसाख्ता हँस पड़ा। रानिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपना प्रपोज़ल भेजता हूँ। अगर आप नहीं चाहेंगी तो मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा। मखदूम शाह ने सादगी से कहते हुए फ़ैसले का इख्तियार इस पर छोड़ दिया। आप मेरी और अपनी फ़ैमिली के दरमियान कशीदगी को जानते हुए भी ऐसा क्यों सोच रहे हैं? शायद आपको अंदाज़ा नहीं, ये इम्पॉसिबल है। रानी ने इसे हकीकत से आगाह किया। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं हर पहलू पर सोच चुका हूँ। अगर आप साथ देंगी तो मैं इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए भी स्टेप लूँगा। इसके बाद ही मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा। वो पुरउम्मीद था। इस मामले में मेरी राय सरासर मुख्तलिफ है। सजावल भाई और मुअज़्ज़म शाह इस कशीदगी को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। वो दोनों इस रास्ते से नहीं गुज़रते जिससे पहला गुज़र जाए। वो वो इस रास्ते के लिए राज़ी हो जाएँ, वो दुश्मनी ख़त्म कर दें। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। बड़ों से ज़्यादा तो इन दोनों ने दुश्मनी को अना का मसला बना लिया है। जाफ़र अंकल और आपके पापा इन दोनों का भरपूर साथ देते हैं। ऐसे हालात में आप तन्हाई ऐसी कोई कोशिश करेंगे भी तो कामयाब नहीं हो सकेंगे। रानिया मायूसी से कह रही थी और जो वो कह रही थी वो कुछ गलत भी नहीं था। आई थिंक एक नेक काम करने के लिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। इन दोनों उजड़ इंसानों की शय पर कम उम्र लड़के भी खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं। गाँव में मामूली से झगड़े पर कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। छोटी-सी बात पर घर के घर उजड़ जाते हैं। मासूम लड़कियों की इज़्ज़तें महफूज़ नहीं है, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना-देना भी नहीं है। इस खूनी खेल को रोकने के लिए किसी को तो कोशिश करनी होगी। आखिर ये कार्य खैर मेरे हाथों हो तो मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझूँगा। रही बात आपसे शादी की, अगर वो नसीब में हुई तो इस दुश्मनी के बावजूद भी होकर रहेगी, मगर आपकी रज़ामंदी के बाद मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। आखिर में वो महम सा मुस्कुराया। आपके इरादे जितने मज़बूत हैं, अल्लाह ने चाहा तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जिस तरह आपने गरीबों की मदद के लिए सबकी मुखालफत के बावजूद हॉस्पिटल तैयार किया है, अब मुझे लगने लगा आप ये मुहाज़ भी सर कर लेंगे। रानी ने हार मानते हुए हथियार डाल दिए।